तो नेक्स्ट टाइप ऑफ डीके है इलेक्ट्रॉन डीके। इलेक्ट्रॉन डीके, इलेक्ट्रॉन डीके या इलेक्ट्रॉन रेडिएशन। इलेक्ट्रॉन डीके, तो जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है इलेक्ट्रॉन डीके। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? एक ऐसा पार्टिकल जिस पर चार्ज -1 होगा और इसका मास ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा। यानी इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन को? इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ई लिखिए, ऊपर मास कुछ नहीं, नीचे चार्ज -1, या फिर इसे हम लोग बीटा माइनस भी लिखते हैं। बीटा माइनस भी लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन का सिंबल या तो ई से या फिर बीटा से, इसीलिए हम लोग इस डीके को बीटा माइनस डीके भी कह सकते हैं। बीटा माइनस डीके भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना? तो सोचिए, न्यूक्लियस के अंदर केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन होता नहीं है तो वो कैसे रेडिएट करेगा न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा कैसे जब वो होता ही नहीं है? तो इससे हम लोग यह सोचेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर पहले इलेक्ट्रॉन बनेगा, और इलेक्ट्रॉन बनेगा और तब वह रेडिएट करेगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को। तो हम लोग देख रहे हैं इनसाइड न्यूक्लियस एक रिएक्शन होगा। इनसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा। तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन से तो वह निकल नहीं सकता है क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव से नेगेटिव निकलना इतना इजी नहीं है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, उससे नेगेटिव चार्ज निकाल लेना इतना इजी नहीं होगा। तो न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बनेगा। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या बनाया बताया था मैंने कि एन लिखिए, चार्ज इस पर कितना? 0, मास कितना? 1 यूनिट, यानी 1 यू। तो न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन बना, ये इलेक्ट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन का सिंबल यही होता है। और याद रखिएगा, जब कभी प्रोटॉन टूटता है, जब कभी प्रोटॉन ब्रेक होता है तो न्यूट्रिनो डेवलप होता है, और जब न्यूट्रॉन ब्रेक होता है तो एंटी न्यूट्रिनो डेवलप होता है। तो न्यूट्रॉन टूटा, इलेक्ट्रॉन बना और उसके साथ एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो को गामा बार से दिखाते हैं, गामा बार। ये हम लोग लिखेंगे इसको एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो क्या है? एक फोटोन है, गामा रे, गामा फोटोन है। न्यूट्रिनो हो चाहे एंटी न्यूट्रिनो हो, ये गामा फोटोन होते हैं। ठीक है ना? अब बताइए इस इक्वेशन में और यहां पर क्या लिखा जाए कि इक्वेशन बैलेंस हो जाए? कैसे सिखाया था लिखना? Z कंजर्व करिए, A कंजर्व करिए। तो पहले A कंजर्व करते हैं। LHS में टोटल A कितना है? ये 1 है। LHS में टोटल A 1 है। RHS में भी टोटल A 1 होना चाहिए। तो ये एंटी न्यूट्रिनो, ये तो गामा फोटोन है, इसका Z और A तो कुछ होगा ही नहीं। यहां पर इलेक्ट्रॉन पे देखिए, इलेक्ट्रॉन का A कितना है? 0। यहां पर क्या लिखूं कि बैलेंस हो जाए? 1। यहां पे 1 लिखिए। तो आरएचएस में टोटल ए कितना हो गया? 1 + 0 1। एलएचएस में भी वही है। ठीक, अब जेड देखिए, एलएचएस का जेड 0 है, एलएचएस में टोटल जेड 0 है, आरएचएस में भी टोटल जेड 0 होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन पे -1 है, क्या लिख दो यहां पर? +1। यहां पर लिखिए +1। तो जेड भी बैलेंस हो गया। तो बताइए ऐसा पार्टिकल, ऐसा पार्टिकल जिस पर चार्ज +1 है और जिसका मास 1 यू है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोटॉन। ठीक है ना? उसे क्या कहते हैं? प्रोटॉन। ऐसा पार्टिकल जिस पर चार्ज +1 है और मास 1 यू है, उसे कहते हैं प्रोटॉन। तो यह रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर हुआ है। ठीक, तो क्या हुआ न्यूक्लियस के अंदर? इनसाइड न्यूक्लियस,
inside nucleus a neutron converts into inside nucleus a neutron converts into proton, electron and antineutrino. ठीक है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। तो न्यूक्लियस के अंदर यह रिएक्शन हुआ जिसमें एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। अब फर्दर ये होगा कि प्रोटॉन अंदर ही रह जाएगा, तो प्रोटॉन रिमेन्स इनसाइड न्यूक्लियस, proton remain inside nucleus while electron and antineutrino are emitted। ठीक, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में, जिसमें से प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर रह जाता है, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो जाता है। ठीक है ना। जब इतना लोग समझ गए, अब न्यूक्लियर रिएक्शन लिखने की कोशिश करते हैं। देयरफॉर द न्यूक्लियर रिएक्शन इज, मान लीजिए एक्स न्यूक्लियस है, एक्स जेड ए एक्स न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से एमिट क्या क्या होना था, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिंबल, बेसिक सिंबल पहले रट जाइए, इलेक्ट्रॉन का यहां सिंबल होता है इलेक्ट्रॉन, और एंटी न्यूट्रिनो का सिंबल क्या होता है, गामा बार। ठीक, यह एक्स न्यूक्लियस है, उसके अंदर रिएक्शन हुआ जिसमें प्रोटॉन कन्वर्ट, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हुआ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। प्रोटॉन अंदर रह गया न्यूक्लियस के अंदर ही, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो एमिट हो गया यह। ठीक है ना। अब सोचिए प्रोडक्ट क्या बना, मान लीजिए प्रोडक्ट बना वाई, एक्स न्यूक्लियस था, मान लीजिए प्रोडक्ट बना वाई, ये वाई क्या होगा, कैसे पता करेंगे वाई क्या होगा, जेड और ए कंजर्व करिए, एलएचएस का टोटल जेड देखिए, जेड ही है यह, आरएचएस में टोटल जेड जेड होना चाहिए, तो यहां पर अगर -1 लिखा है इलेक्ट्रॉन पे, तो यहां पर क्या लिख दूं, जेड प्लस 1, तो आरएचएस का भी टोटल जेड, ये और ये जोड़ लीजिए, आ गया टोटल जेड जेड, और एलएचएस में भी टोटल जेड जेड ही है, तो जेड कंजर्व हो गया। सिमिलरली यहां पर ए लिख दीजिए, तो टोटल ए भी कंजर्व हो गया, एलएचएस आरएचएस में ए बैलेंस हो गया। तो यह न्यूक्लियर रिएक्शन इलेक्ट्रॉन डीके रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना। अब इसके प्रॉपर्टीज को देखिए, बताइए ए क्या हुआ, ए क्या हुआ, रिमेन सेम, तो ए रिमेन्स सेम, ए सेम रहा। जेड क्या हुआ, इंक्रीजेस बाई 1, दिख रहा है ना, एक्स और वाई की तुलना करिए, तो एक्स का जेड और वाई का जेड, देखिए जो एक्स वाई बन गया, एक्स जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट वाई बन गया, एक्स को कहते हैं रिएक्टेंट, वाई को कहते हैं प्रोडक्ट, एक्स रिएक्टेंट वाई बन गया, एक्स और वाई कंपेयर करिए, एक्स का जेड जेड है लेकिन वाई का जेड जेड प्लस 1 है, तो जेड इंक्रीजेस बाई 1। ठीक है ना। अब बताइए न्यूट्रॉन की संख्या क्या हुई, देखिए एक न्यूट्रॉन टूट गया, ये रिएक्शन देखिए, ये रिएक्शन देखिए, ये वाला एक न्यूट्रॉन जो है
वह टूट गया। ये रिएक्शन देखिए, एक न्यूट्रॉन खत्म हो गया और प्रोटॉन बन गया। तो एक न्यूट्रॉन खत्म हो गया यानी एक न्यूट्रॉन कम हो गया, एक प्रोटॉन बन गया यानी एक प्रोटॉन बढ़ गया। ठीक है ना? तो न्यूट्रॉन की संख्या डिक्रीजेस बाय 1। ठीक है ना? लेकिन प्रोटॉन एक बढ़ गया तो प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 1। ये इसका प्रॉपर्टी हो गया। तो बताइए एन बाई पी रेशियो क्या हुआ फिर? एन क्या हुआ? एन घट गया और पी बढ़ गया। तो एन अगर घट गया तो न्यूमरेटर घट गया, तो देयरफॉर एन बाई पी रेशियो डिक्रीजेस। यानी इलेक्ट्रॉन डीके वो न्यूक्लियस शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन डीके वो सारे न्यूक्लियस शो करेंगे जहां पर एन बाई पी रेशियो पहले से हाई था। तो एन बाई पी रेशियो पहले से हाई था, इलेक्ट्रॉन डीके करके न्यूक्लियस उसे डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन डीके हम लोगों ने देखा। अब इसका क्यू वैल्यू लिख दीजिए जरा। क्यू वैल्यू लिखने का तरीका क्या बताया था? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। तो क्यू वैल्यू अगर आप लिखते हैं तो मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट क्या है? एक्स। तो न्यूक्लियस एक्स का मास कैसे लिखेंगे? कैसे लिखने सिखाया था? मास ऑफ एटम एक्स, एटम के मास में जितने इलेक्ट्रॉन है उसका मास घटा दीजिए। तो एटम का मास, मास ऑफ एटम एक्स माइनस जेड इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटम के मास में अगर आप इलेक्ट्रॉन का मास घटा देंगे न्यूक्लियस बच जाएगा। ये रिएक्टेंट हो गया। माइनस प्रोडक्ट साइड देखिए, मास ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट में वाई है तो लिखिए मास ऑफ एटम वाई माइनस जितने इलेक्ट्रॉन है घटाइए तो जेड प्लस 1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटम में से इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो बचा यह न्यूक्लियस, तो ये मास ऑफ न्यूक्लियस वाई हो गया। ठीक है ना? और क्या बचा? और आरे क्या दिख रहा है प्रोडक्ट साइड में? एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, इंटू सी स्क्वायर, यह क्या बन गया? क्यू वैल्यू। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे जरा, इसे सिंप्लीफाई करिए और देखिए क्या आ रहा है, बताइए तो। हो गया सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई करके आ गया होगा, क्या आया? सिंप्लीफाई करके आया होगा मास ऑफ एटम एक्स माइनस मास ऑफ एटम वाई इंटू सी स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन डीके के लिए क्यू वैल्यू इस तरह से लिखेंगे आप। ठीक है ना? तो सब याद करते जाइए, कितना इजी है सब। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। नेक्स्ट है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। के के मतलब न्यूक्लियस का सबसे नियरेस्ट शेल, न्यूक्लियस का सबसे नजदीक वाले शेल को ही के कहते हैं, है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है कि जो के शेल का इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस के सबसे नजदीक वाला जो के शेल है, उसमें जो रिवॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच लेता है अपने अंदर, है ना? तो हम लोग लिखेंगे इन दिस प्रोसेस, in this process the nucleus captures one of the electron from the K shell, from the K shell of atom.
ये प्रोसेस हुआ इसमें। तो क्या लिखा आपने, इन दिस प्रोसेस न्यूक्लियस कैप्चर्स वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द के शेल ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो सबसे नजदीक वाले शेल को के शेल कहा जाता है। तो के शेल का एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस खींच लेता है अपने अंदर। अब बताइए, जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो यह इलेक्ट्रॉन किससे रिएक्ट कर सकता है? इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो वह किससे रिएक्ट करेगा? पॉजिटिव चार्ज वाला प्रोटॉन से, है ना। तो इनसाइड न्यूक्लियस देखिए क्या हुआ, प्रोटॉन का सिंबल क्या था? पी लिखिए, 1 यू मास चार्ज +1। ये प्रोटॉन है, इससे कौन रिएक्ट करेगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का सिंबल अब तक याद हो गया होगा, ई लिखिए, ऊपर 0 नीचे -1। ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कंबाइन कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कंबाइन कर जाएगा तो चार्ज नेट 0 हो जाएगा और मास 1 यू, तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रॉन, है ना। तो मैंने क्या बोला, जब कभी भी प्रोटॉन गायब होता है क्या निकलता है? न्यूट्रिनो। ठीक है ना। प्रोटॉन रिएक्ट करता है, प्रोटॉन टूटता है तो न्यूट्रिनो बनता है, न्यूट्रॉन टूटता है तो एंटी न्यूट्रिनो बनता है। तो न्यूक्लियस के अंदर यह रिएक्शन हुआ। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि न्यूट्रॉन रिमेन inside nucleus while neutrino is emitted। तो न्यूट्रॉन अंदर ही रह गया और न्यूट्रिनो एमिट हो गया, है ना। Therefore nuclear reaction is, इसका न्यूक्लियर रिएक्शन लिख रहा हूं, ये एटम सॉरी ये न्यूक्लियस एक्स है, क्या इसके अंदर गया? इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो क्या निकला? केवल क्या एमिट हुआ था? केवल न्यूट्रिनो, बस। ठीक है ना। प्रोडक्ट बताइए क्या बनेगा? वाई क्या बनेगा? जेड और ए कंजर्व करिए, तो एलएचएस का टोटल जेड Z-1 है, तो यहां लिखिए Z-1। ए कंजर्व करिए तो ए लिख दीजिए। यह न्यूक्लियर रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है के इलेक्ट्रॉन कैप्चर को। ठीक है ना। क्या प्रॉपर्टी इसमें दिख रही है? ए क्या रहा? रिमेन सेम, ए रिमेन्स सेम। जेड क्या हुआ? डिक्रीजेस बाई 1। जेड एक कम हो गया, न्यूट्रॉन्स क्या हो गए? क्या हुआ रिएक्शन न्यूक्लियस के अंदर? देखिए ये रिएक्शन देखिए, न्यूक्लियस के अंदर क्या हुआ? एक प्रोटॉन खत्म हो गया और एक न्यूट्रॉन बन गया। तो एक न्यूट्रॉन बन गया, न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ गई, प्रोटॉन खत्म हो गया तो प्रोटॉन की संख्या कम हो गई। ठीक, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n इंक्रीजेस बाई 1, जबकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स p डिक्रीजेस बाई 1। ठीक, तो n/p रेशियो, n/p रेशियो क्या हुआ इसमें? n बढ़ गया तो न्यूमरेटर बढ़ गया, इसलिए n/p रेशियो इंक्रीजेस। ठीक, इसी तरह से इसका Q वैल्यू लिखिए,
क्यू वैल्यू कैसे लिखेंगे आप? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, ये ना लिखते हैं आप, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। ठीक, तो इसका क्यू वैल्यू लिखिए, कितना आ रहा है बताइए। तो क्यू वैल्यू लिखना कैसे सिखाया मैंने? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। रिएक्टेंट में क्या है? एक न्यूक्लियस है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस का मास कैसे लिखते हैं बताइए, कैसे सीखा? मास ऑफ एटम एक्स माइनस इलेक्ट्रॉन जितने उसका मास घटाना होता है, तो जेड एम ई, ये न्यूक्लियस का मास हो गया। तो मास ऑफ न्यूक्लियस एक्स, एक रिएक्टेंट ये है, दूसरा रिएक्टेंट इलेक्ट्रॉन है, तो प्लस एम ई, ये टोटल क्या हो गया? रिएक्टेंट। माइनस प्रोडक्ट में क्या है? वाई, तो प्रोडक्ट में वाई है, तो मास ऑफ वाई कैसे लिखेंगे? कैसे सीखा मास ऑफ वाई लिखना? मास ऑफ एटम वाई माइनस जितने इलेक्ट्रॉन है, तो जेड माइनस वन इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या आ गया? मास ऑफ न्यूक्लियस वाई। ठीक हो गया, इंटू सी स्क्वायर, तो मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। सिंप्लीफाई करिए इसे और देखिए क्या आ रहा है। सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करके आ रहा है मास ऑफ एटम एक्स माइनस मास ऑफ एटम वाई इंटू सी स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया इस रिएक्शन का क्यू वैल्यू। बस ध्यान रखिएगा, इस पर आमतौर पे कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, बस आपके सामने ऑप्शंस अगर चार होंगे, क्यू वैल्यू ऑफ के इलेक्ट्रॉन कैप्चर लिखना हुआ, तो ये ऑप्शन आपको टिक कर देना चाहिए। ठीक है ना। लास्ट जो हम लोग के सिलेबस में, उसमें लास्ट टाइप ऑफ डीके है अल्फा डीके, अल्फा रेडिएशन या अल्फा डीके। अल्फा डीके, अल्फा मतलब क्या? अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है? अल्फा पार्टिकल मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस कैसे लिखते हैं आप? हीलियम का कितना मास? 4u, और चार्ज कितना? +2। तो ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है। अल्फा पार्टिकल मतलब न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ठीक है ना। ये न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल्स एमिट होंगे। ठीक है ना। तो मान लीजिए न्यूक्लियस एक्स है, एक्स न्यूक्लियस है, यह रेस्ट पर, कोई एक्स न्यूक्लियस है रेस्ट पर, इससे अल्फा पार्टिकल एमिट हो जाएगा। क्या होगा? इससे अल्फा पार्टिकल एमिट होगा। अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है? अल्फा पार्टिकल मतलब क्या होता है? एक ऐसा पार्टिकल होता है जिसमें दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो अल्फा पार्टिकल एमिट हो गया। ये देखिए अल्फा पार्टिकल एमिट करके यहां लिख दे रहा हूं, एच ई, अल्फा मतलब 4u मास और चार्ज +2। अब बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? कंजर्वेशन ऑफ जेड और कंजर्वेशन ऑफ ए लगाइए। तो कंजर्वेशन ऑफ जेड लगाएंगे, यहां क्या लिख दूं? Z-2। तो एलएचएस में जेड जेड है, आरएचएस में भी ये दोनों जोड़ के जेड आ गया, हो गया जेड कंजर्व। ए कंजर्वेशन लगाइए, यहां क्या लिख दिया जाए? A-4, तो जेड और ए कंजर्व हो गया। ठीक, मान लीजिए जो वाई बना, प्रोडक्ट वाई बना, इसका मोमेंटम लिख रहा हूं पी वाई, और अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम लिख रहा हूं मैं पी अल्फा। ठीक, अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम पी अल्फा लिख रहा हूं। इसकी आवश्यकता पड़ेगी, थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन और ज्यादा होता है, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, बाद में कैलकुलेशंस देखेंगे। जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज पहले पढ़ते आए, पहले वो चेक कर लीजिए। जैसे ए क्या हुआ? ए
डिक्रीजेस बाई 4, ठीक। जेड क्या हुआ, जेड डिक्रीजेस बाई 2, ठीक। एन, एन क्या हुआ, न्यूट्रॉन, दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन बाहर निकल गए, तो दो न्यूट्रॉन कम हो गया और दो प्रोटॉन कम हो गया, तो डिक्रीजेस बाई 2, प्रोटॉन भी दो कम हो गए, तो पी डिक्रीजेस बाई 2। ये इसकी जनरल प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। क्यू वैल्यू इसका लिख दे रहा हूं मैं यहां पर, इसका क्यू वैल्यू, इसमें तो आसान है क्यू वैल्यू लिखना, इतनी बार क्यू वैल्यू लिख के दिखा दिया आपको, इजी लगेगा। इसका क्यू वैल्यू लिखिए जल्दी से, क्या आ रहा है बताइए, अल्फा डीके में क्यू वैल्यू क्या आ रहा है, मास ऑफ एटम एक्स माइनस मास ऑफ एटम वाई माइनस मास ऑफ अल्फा इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो इजी है, ये इसका क्यू वैल्यू हो गया, कैसे, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, रिएक्टेंट में केवल एक्स है तो मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया, और माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में दो है तो माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, ये इसका क्यू वैल्यू हो गया, ठीक है ना। तो इसकी जनरल प्रॉपर्टीज देख लीजिए। अब हम लोग लगाएंगे मोमेंटम कंजर्वेशन। क्यों, अभी क्यों लगाएंगे, बिकॉज यहां पर पहले वाले जितने एमिशंस थे उसमें जो पार्टिकल एमिट हो रहा था वह पॉजिट्रॉन था, चाहे इलेक्ट्रॉन था, चाहे गामा फोटॉन था, नेग्लेजिबल मास था। जो आउटगोइंग पार्टिकल था, जो एमिट हो रहा था न्यूक्लियस से, वह नेग्लेजिबल मास वाला पार्टिकल था। इस बार अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है, इसका मास सिग्निफिकेंट कुछ ना कुछ है, 4u है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस बार हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाएंगे। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, देखिए एक्स न्यूक्लियस हम लोग रेस्ट में माने हैं, तो इनिशियल मोमेंटम जीरो है, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए। तो सबसे पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया, तो लिखा पी वाई प्लस पी अल्फा, फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम जीरो, तो दिस इंप्लॉइज की पी वाई इज इक्वल टू माइनस पी अल्फा, और देयरफॉर मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हुए, ठीक। पहला इक्वेशन, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम और अल्फा वाई का मोमेंटम इक्वल इन अपोजिट हुआ है कि नहीं, तभी नेट मोमेंटम जीरो आएगा। अब बताइए, क्यू वैल्यू तीन तरह से लिखा था ना, एक तो जो अभी तक लिखते आए हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर, मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, दूसरा फॉर्मूला क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तीसरा फॉर्मूला क्या था, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तीन फॉर्मूला था ना। तो अब मैं क्यू वैल्यू का दूसरा फॉर्मूला लगा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, रिएक्टेंट का काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो देयरफॉर क्यू वैल्यू कितना हो गया, के वाई प्लस के अल्फा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करेंगे, के वाई काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, याद है काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मोमेंटम के टर्म्स में, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है, याद करिए जरा, याद आया, पी स्क्वायर बाई 2m, याद है ना, पी स्क्वायर बाई 2m, क्या लिख रहा हूं मैं, पी वाई स्क्वायर अपॉन 2my प्लस, इसको भी लिख रहा हूं ऐसे ही मैं, पी अल्फा स्क्वायर बाई 2m अल्फा,
ठीक, अब देखिए इक्वेशन 1 से पी वाई और पी अल्फा तो इक्वल है, इक्वेशन 1 से दोनों इक्वल है, देयरफॉर क्यू वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी वाई की जगह पी अल्फा लिख रहा हूं, तो पी अल्फा स्क्वायर बाई 2 एम वाई, पी वाई की जगह और कुछ नहीं किया, केवल पी वाई की जगह पी अल्फा लिख दिया, बाकी सेम। अब पूरे में से क्या करिए, सेकेंड टर्म कॉमन ले लीजिए, तो पी अल्फा स्क्वायर अपॉन 2m अल्फा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, पी अल्फा स्क्वायर, न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा, न्यूमरेटर 1 हो गया, 2 कॉमन आ चुका है। अब देखिए पहले टर्म में m अल्फा तो था नहीं जो कॉमन लिए, अपने आप देखिए यहां क्या लिखूं, m अल्फा अपॉन एम वाई, अब सेकेंड टर्म पूरी तरह से कॉमन है, आ गया ना यह, ठीक है ना, तो +1 ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक, अब बताइए ये जो फर्स्ट टर्म है ये वाला बड़ा ब्रैकेट के बाहर ये क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा है, तो इसको सिंपल वापस लिखिए के अल्फा। ठीक, अब ब्रैकेट देखिए, अल्फा का मास कितना 4u, वाई का मास कितना है, वाई का मास देखिए ना कितना बना है, वाई का मास क्या बना, वाई का मास a-4 है, दिखा ना वाई का मास a-4, तो अल्फा का मास 1, वाई का मास a-4, अब +1 तो था ही, और सिंप्लीफाई करिए तो Q वैल्यू बराबर के अल्फा, एलसीएम लीजिए तो ऊपर आ गया a, नीचे आ गया a-4, एंड हेंस हम लोग के अल्फा निकाल चुके हैं, के अल्फा कितना आ गया, a-4 बाई a इंटू क्यू वैल्यू, ये आपको रटना पड़ेगा, इस पर न्यूमेरिकल आता है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी और क्यू वैल्यू में क्या रिलेशन होता है। ठीक, अब एक बार आप अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए, तो एक काम करिए, इसको ये इक्वेशन 2 इसको मान लीजिए, ये जो अभी ड्रॉ कर रहा हूं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, यहां से के वाई निकालेंगे, तो के वाई क्या हो जाएगा, के वाई बराबर क्या लिखूं मैं, क्यू माइनस के अल्फा, तो Q माइनस a-4 बाई a इंटू क्यू, सिंप्लीफाई करिए तो के वाई कितना आ गया बताइए, सिंप्लीफाई करिए कितना आ गया, चेक करिए बताइए कितना आ रहा है, जल्दी चेक करिए, तो कितना आ गया, ये आ गया होगा 4 बाई ए इंटू क्यू वैल्यू, ठीक है ना, तो अल्फा डीके में प्रॉपर्टीज के अलावा ये दो फॉर्मूला और आपको याद करना है जिस पर न्यूमेरिकल आएगा, तो ये दो फॉर्मूला और याद कर लीजिए, ठीक है ना, इन पर न्यूमेरिकल आएगा। ओके, तो कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं अब जरा, पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है कि एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, एक न्यूक्लियर रिएक्शन है N714 प्लस अल्फा पार्टिकल यानी He24, यहां से बन रहा है ऑक्सीजन O817, ध्यान रखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है, प्लस एक्स ये लिखा हुआ है, तो आपको बताना है व्हाट इज एक्स, व्हाट इज एक्स, एक्स क्या है, ठीक है ना, ये मान लीजिए एक सवाल है, तो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन देखिए तो चार
लॉज हैं जो फॉलो होंगे, कंजर्वेशन ऑफ जेड, कंजर्वेशन ऑफ ए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तो मान लीजिए जो एक्स है उसका जेड और ए हम लोग यहां पर लिख दे रहे हैं। ये अपने ये सोल्यूशन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन में नहीं दिया था। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड एक्स, सोल्यूशन के लिए ये चीज मैंने मॉडिफाई कर लिया। दोबारा ये रिएक्शन लिखेंगे और सॉल्यूशन में ये मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है ना। तो जेड और ए पता चल जाएगा, एक्स भी पता चल जाएगा। फिर अगर जेड और ए पता चल गया तो एक्स पता चल गया। तो कैसे निकालेंगे? चलिए शुरू हो जाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ ए करिए, 14 प्लस 4 एलएचएस का ए, आरएचएस में 17 प्लस ए। दिस इंप्लॉइज ए बराबर कितना है बोलिए? ए का वैल्यू कितना आया? 18 माइनस 17, 1 आ गया। ठीक, ए आ गया 1। ओके। इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ जेड लगाइए, तो एलएचएस में 7 प्लस 2, आरएचएस में 8 प्लस जेड। दिस एम्प्लॉय जेड कितना आ गया बताइए? जेड कितना आ गया? 9 एलएचएस माइनस 8, 1। जेड भी आ गया 1। तो एक्स एक ऐसा पार्टिकल है जिसका जेड और ए 1 है। यानी आप एक्स लिखेंगे यहां पर जेड और ए, तो इसको लिखना होगा क्या? एक्स 1 1। तो ऐसा पार्टिकल जिस पर चार्ज +1 है और मास 1 u है, इसे क्या बोलते हैं? प्रोटॉन, है ना। एक्स हो गया प्रोटॉन, ये आंसर है। आंसर क्या आ गया? प्रोटॉन। ठीक है ना। ये आंसर लिखेंगे आप, आंसर होगा प्रोटॉन। समझ में आ गई बात? चलिए और प्रैक्टिस करिए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मान लीजिए एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया हुआ है, एल एल्युमिनियम 1327। इस पर न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डिंग कराया गया है। न्यूट्रॉन का सिंबल, न्यूट्रॉन पर चार्ज 0, मास 1 u। ठीक, यहां से बना सोडियम Na1124 मान लीजिए, प्लस एक्स। तो अगेन क्वेश्चन है व्हाट इज एक्स या फाइंड एक्स। फाइंड एक्स, ये सवाल है। एक्स क्या है बताइए। ठीक, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। जब आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले आप यहां मान लीजिए, एक्स के लिए मान लीजिए कि उस एक्स का जेड जेड है और ए है। दोबारा रिएक्शन लिखिएगा और एक्स को ऐसे एज्यूम कर लीजिएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ ए लगाइए, तो 27 प्लस 1 एलएचएस का टोटल ए, आरएचएस में 24 प्लस ए। दिस इंप्लॉइज ए क्या बन गया? ए आ गया 28 और माइनस 24, 4 आ गया। ए कितना आ गया? 4 आ गया। ए आ गया 4। ठीक, ये आपको पता चल गया कि ए का वैल्यू 4 होना है। ऐसी कंजर्वेशन ऑफ जेड लगाइए आप, तो एलएचएस में 13 है और 0 है, आरएचएस में 11 है और जेड है। तो दिस इंप्लॉइज जेड इज इक्वल टू 2। तो जेड का वैल्यू 2 आ गया। अब एक्स लिखिए, एक्स क्या था? एक्स लिखा आपने जेड और ए, तो जेड और ए का वैल्यू रख दीजिए, तो एक्स बना 2 4। तो बताइए, ऐसा पार्टिकल जिस पर चार्ज +2 हो और मास 4 u हो, उसे क्या कहते हैं? ये क्या है? ये क्या है बताइए? ये चीज क्या है? ऐसा पार्टिकल जिस पर चार्ज +2, मास 4, यानी 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है। तो आंसर आ गया इसका अल्फा पार्टिकल। ठीक है ना, ये आंसर है अल्फा पार्टिकल। ठीक, तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ जेड और कंजर्वेशन ऑफ ए लगाएंगे आप। ओके। अगला क्वेश्चन देखिए और सवाल करिए। अगला क्वेश्चन है, एक रिएक्शन है एल
13, 27 प्लस हीलियम यानी He24, यहां से बन रहा है P14 30 प्लस x ना। तो फाइंड x बताइए क्या है यहां पर। तो फिर वही करेंगे सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप जब सॉल्व करना शुरू करिए तो ये इक्वेशन दोबारा लिखिए और x को दे दीजिए z और a उसका ये लिख दीजिए, ठीक है ना। कंजर्वेशन ऑफ z लगाइए या कंजर्वेशन ऑफ a लिखिए पहले। तो LHS में 27 प्लस 4 है, RHS में 30 प्लस a है। दिस इंप्लॉइज a क्या बन गया, a बन गया 28 माइनस 31 माइनस 30, 1 आ गया, a का वैल्यू 1 आ गया। z लिखिए, कंजर्व करिए। LHS में 13 है पहले में और दूसरे में 2 है, RHS में 14 है और z है, तो दिस इंप्लॉइज z, ये भी 1 आ गया, ठीक। x क्या हो गया इसका मतलब, देयरफॉर x जो लिखे थे आप z और a, अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या बना x 1 1। तो ऐसा पार्टिकल जिस पर चार्ज +1 है और मास 1 u है, क्या कहते हैं इसे, ये एक प्रोटॉन है, ठीक है ना। तो कितना इजी क्वेश्चन से देख लीजिए, आंसर है प्रोटॉन। ओके, और सवाल करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए एक न्यूक्लियर रिएक्शन दिया जा रहा है जिसमें यूरेनियम लिखा हुआ है 92 टू 35 प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का सिंबल अब तक समझ गए होंगे आप। ये रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में देखिए क्या क्या बन रहा है, Ba56 141 प्लस Kr36 92 प्लस 3x। तो फाइंड x क्या है, इसमें x क्या है, ठीक है ना। तो फिर जब आप करेंगे सवाल को तो क्या करेंगे आप, चलिए इस बार पूरा फिर से सॉल्व करते हैं। जब आप सवाल करेंगे तो यहां पर क्या लिख देंगे, x को z और a यहां दे दीजिए उसको, यहां पर x को क्या दे दीजिए z और a उसका दे दीजिए, ऐसे जैसे हर बार किया है, ठीक। और अब कंजर्वेशन ऑफ z करिए, कंजर्वेशन ऑफ z कंजर्वेशन ऑफ a, पहले a लिख रहा हूं मैं। तो LHS में 235 प्लस 1, ये 235 और ये 1। RHS में हो गया ना, RHS में 141 प्लस 92 और याद रखिए 3a, 3 बन रहा है ना, तो 3 इंटू a 3a, दिस इंप्लॉइज a। बताइए क्या आ रहा है a का वैल्यू, LHS में कितना हुआ यह 236 और ये कितना हुआ, ये देखिए तो कितना आ रहा है 92 प्लस 141 कितना आ रहा है 143 और प्लस 90, 143 और 90 कितना हुआ, जोड़िए 233 हुआ कि नहीं हुआ। तो 236 माइनस 233, 3 बन गया, 3a बराबर 3, a इक्वल टू 1, a आ गया 1। कैलकुलेशन अपने आप करिए। z देखिए अब 92 प्लस 0 LHS में, RHS में 56 प्लस 36 और प्लस 3 बना है ये, तो 3z, दिस इंप्लॉइज z का वैल्यू, z कितना आ गया, ये भी तो 92 हो गया ना, 56 और 6,
62 92, जेड आ गया 0, जेड आ गया 0। देयरफॉर क्या आंसर आना चाहिए, एक्स क्या बना, एक्स जो जेड और ए लिखे थे ये क्या हो गया, ये हो गया 0 x 1। तो ऐसा पार्टिकल जिसका मास 1 u है, चार्ज नहीं है, क्या यह है, न्यूट्रॉन, इसे कहते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है ना, तो आंसर क्या आ गया, न्यूट्रॉन। तो देखिए कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। ओके, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ जेड और कंजर्वेशन ऑफ ए लगाते जाइए, क्वेश्चन अपने आप होते जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें कोई न्यूक्लियस का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मान लीजिए ए कोई न्यूक्लियस है 88 196, यहां से बन रहा है प्रोडक्ट बी जिसपे लिखा हुआ है 78 और 164 प्लस N1 अल्फा N2 बीटा। फाइंड N1 एंड N2, फाइंड N1 एंड N2 मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन में कितने अल्फा और कितने बीटा पार्टिकल एमिट हुए हैं, इस रिएक्शन में कितने अल्फा पार्टिकल और कितने बीटा पार्टिकल एमिट हुए हैं। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन, चलिए एक बार सब लिख के दिखा रहा हूं मैं। 88 196 था ही, यहां लिखिए 78 जो था वो लिखिए, प्लस N1 इंटू अल्फा, अल्फा को कैसे लिखते हैं, He24, ठीक है ना, और बीटा कैसे लिखते हैं, N2 बीटा, बीटा कैसे लिखते हैं, बीटा मतलब इलेक्ट्रॉन है ना, तो इलेक्ट्रॉन मतलब ऊपर 0 नीचे -1, ये रिएक्शन हो गया। कंजर्वेशन ऑफ पहले ए लिखिए, 196 LHS में 164 प्लस 4N1, ये 4N1 प्लस N2 0 है, ठीक, दिस इंप्लॉइज की 4N1 बराबर 64 घटाइए, 4N1 64 घटाइए, कितना आया, कितना आ रहा देखिए, हाँ तो 4N1 कितना आया, 4N1 आ गया 32, सही बोल रहा हूं मैं, तो देयरफॉर N1 कितना आ गया, N1 आ गया 8, 8 अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ है, 8 अल्फा पार्टिकल। अब बचा N2, उसके लिए Z कंजर्व करिए, तो 88 हो गया LHS में, RHS में 78 प्लस, ये देखिए 88 LHS में, RHS में 78 प्लस 2N1 है ना, और माइनस N2 दिख रहा ना यहां पर, ये माइनस N2 दिख रहा नहीं ये, ठीक, यहां से इसको LHS भेजिए, 10 बराबर 2N1 माइनस N2, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू N1 रख दिया 8 माइनस N2, दिस इंप्लॉइज N2 बराबर कितना आ गया, बोलिए N2 कितना आ गया, N2 आ गया 6, तो कितने अल्फा निकले 8, बीटा कितने निकले 6, ठीक है ना, तो देख लीजिए इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ ए और कंजर्वेशन ऑफ जेड लगा के आप सवाल करते हैं। ओके, तो कंजर्वेशन ऑफ ए और कंजर्वेशन ऑफ जेड आपको सिखा दिया मैंने। अब अल्फा डीके में क्यू वैल्यू, अल्फा डीके में क्यू वैल्यू का जो इक्वेशन आया था उस पर एक सवाल देखिए। मान लीजिए लिखा हुआ है अ न्यूक्लियस, ये आईटी में आया हुआ सवाल है, बहुत से सवाल जो कराया मैंने वो आईटी में आए हुए हैं। तो न्यूक्लियस विथ मास नंबर, a nucleus with mass number 220 at rest, एक न्यूक्लियस है
जिसका मास नंबर 220 है और वह रेस्ट पर है। तो एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 220 है और रेस्ट पर है, एमिट्स अल्फा पार्टिकल। तो एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 220 है, उसने अल्फा डीके शो किया, ठीक है ना, उसने अल्फा डीके शो किया। ओके, अब आगे बोला गया है क्वेश्चन में, इफ क्यू वैल्यू इज 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक, ये सवाल है। सॉल्यूशन देखिए, याद करिए, अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी आया था A-4/A इंटू क्यू वैल्यू, ठीक है ना, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चंस होते हैं सर। तो के अल्फा बराबर ए दिया है 220 माइनस 4/220 इंटू क्यू वैल्यू दिया है 5.5, कितना आ गया ऊपर 216 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 5.5। ठीक, ऑब्वियसली जो यूनिट है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही है, यानी कि अल्फा बराबर, कैंसिल आउट करिए, 2 से काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो ऊपर आ गया 108 अपॉन नीचे आ गया 110 इंटू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, 10.8 इंटू 0.5, 10.8 इंटू, सही बोल रहा हूं मैं, ये जीरो यहां भेजिए, 10.8 हो जाएगा, 11 और ये 5.5 कैंसिल हो रहा है, तो 10.8 इंटू 0.5, 10.48 का आधा 5.4, तो 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर है। कितना इजी क्वेश्चन है देखिए, ठीक है ना, कितना आसान क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चंस बहुत ही इजी है, क्वेश्चन सारे बहुत इजी हैं। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, ये भी आईटीजेई में आया हुआ है। एक ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्या था कि एक ग्राफ बना हुआ है, एक ग्राफ बना हुआ है क्वेश्चन में, यहां लिखा हुआ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए, और इधर लिखा हुआ है ए, ठीक है ना। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे बना हुआ है, ऐसा ग्राफ ऐसे बना है। अब कुछ डेटा यहां पर लिखे हुए हैं, जैसे यहां लिखा हुआ है Z, ये कोई एलिमेंट Z है, Z एलिमेंट का वैल्यू दिया हुआ है, यहां पर लिखा है 5 और यहां लिखा है 30। ठीक, दूसरा Y, पहले क्वेश्चन ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं, 8.5 और यहां लिखा हुआ है 60, ये Y के लिए, ये एलिमेंट Y है ये। ठीक, X के लिए ये X के लिए डेटा दिया हुआ है, X के लिए 8 यहां लिखा हुआ है और इधर 90, और लास्ट में W के लिए एक और डेटा दिया हुआ है, कोई एलिमेंट होगा W, उसके लिए डेटा लिखा हुआ है, ये W के लिए 120 लिखा है इसका A, और यहां पर लिखा हुआ है 7.5। ठीक,
और कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं। तो विच ऑफ फॉलोइंग वुड रिलीज एनर्जी? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिलीज एनर्जी? पहला ऑप्शन है y कन्वर्ट हो रहा है टू z में। दूसरा ऑप्शन है w कन्वर्ट हो रहा है x प्लस z में। तीसरा w कन्वर्ट हो रहा है टू y में। और चौथा लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है डी ऑप्शन, x कन्वर्ट हो रहा है y प्लस z में। तो ये चार रिएक्शंस हैं। कौन से रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा, ये सवाल है कि कौन से रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होगा। ओके, क्यू वैल्यू निकालते हैं। जिसका क्यू वैल्यू आएगा पॉजिटिव, उसमें एनर्जी रिलीज होगा। ओके, तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है y कन्वर्ट हो रहा है टू z में। क्यू वैल्यू निकाल रहे हैं इसका, तो क्यू वैल्यू आएगा क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में z है और दो है, तो इसे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ z इंटू टू माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट y का बाइंडिंग एनर्जी। क्यू वैल्यू कितना आ रहा है? हाँ, z का बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ देख के बताइए। ये रहा z 30 इंटू 5। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए दिया हुआ है। तो 30 इंटू 5 यानी 5 इंटू 30 ए इंटू 2। ठीक, गिवन क्या है? बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए गिवन है ना, तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन ए इंटू ए करेंगे तभी तो बाइंडिंग एनर्जी ई है, ये बाइंडिंग एनर्जी तभी तो आएगा। ठीक, ये बाइंडिंग एनर्जी था क्वेश्चन में, ठीक है ना। और माइनस वाई का बाइंडिंग एनर्जी 8.5 इंटू 60। 8.5 इंटू 60 कितना आ रहा है? यह 300 माइनस कितना आ रही है? 510। ठीक, नेगेटिव आ गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, रिलीज नहीं होगा। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है ना, ये आंसर रॉन्ग है। इसी तरह से सभी रिएक्शंस का चेक करते जाइए। इसी तरह से सभी रिएक्शंस के लिए क्यू वैल्यू चेक करिए। तो इस तरह से सारे ऑप्शन चेक करिए। चलिए, मुझे पता है कि सी ऑप्शन इसमें ट्रू आएगा। मैं आपको दिखाता हूं सारे ऑप्शन रॉन्ग है और सी कैसे सही है। सी ऑप्शन आंसर है। देखिए कैसे, सी ऑप्शन चेक करके दिखा दे रहा हूं मैं आपको। सी ऑप्शन है W कन्वर्ट हो रहा है टू वाई में। W कन्वर्ट हो रहा है टू वाई में। क्यू वैल्यू कैसे लिखेंगे इसका? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यानी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ y इंटू टू माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है यहां पर? W। तो Q वैल्यू कितना आ गया? Y का बाइंडिंग एनर्जी, Y का बाइंडिंग एनर्जी कितना आएगा? Y के लिए बाइंडिंग एनर्जी अपॉन A 8.5 और A है 60, तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन A इंटू A करना होगा, यानी 8.5 इंटू 60 और 2 तो था ही, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ W के लिए आएगा 7.5 इंटू 120। ठीक है ना, तो Q वैल्यू आ गया 1
1020 ये पहला टर्म आ रहा है, ठीक है सही, माइनस और ये आ रहा है 900, आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव आ गया मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सी ऑप्शन सही है इस तरह से। तो इस तरह से आप बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में क्यू वैल्यू का फॉर्मूला लगा के सवाल किए। तो देखिए सब सवाल करीब करीब फॉर्मूला पर वैल्यू रखने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये हम लोग का मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हुआ। ओके।